भारत की टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने किस देश की खिलाड़ी के साथ मिलकर ITF महिला डबल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। भारत की टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने फ्रांस की एलिस रॉक के साथ मिलकर ITF महिला डबल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। चौथी वरीय इस जोड़ी ने तीसरी वरीय जापानी जोड़ी को हराकर यह खिताब जीता। यह जीत अंकिता रैना की 2025 सीज़न की तीसरी डबल्स खिताबी जीत है और उनके करियर की कुल 32वीं डबल्स ट्रॉफी है। उनके नाम अब तक 11 सिंगल खिताब भी हैं। अंकिता रैना भारत की टेनिस की शीर्ष महिला खिलाड़ियों में से भी एक है। ई-वोटिंग प्रणाली की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। यह नई प्रणाली 28 जून को होने वाले नगर निकाय चुनावों में लागू की जाएगी। बिहार की ई-वोटिंग प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सुरक्षा, पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार अब उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने ई-वोटिंग को सफलतापूर्वक लागू किया है, जैसे एस्टोनिया यूरोप का ऐसा एकमात्र देश है जहां राष्ट्रव्यापी ई-वोटिंग सफलतापूर्वक लागू की गई है। बिहार की यह पहल भारत के डिजिटल लोकतंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ई-वोटिंग यानी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के जरिए दूरस्थ मतदान करवाना। इस प्रणाली में मतदाता एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का उपयोग करके बिना मतदान केंद्र गए ही अपना वोट डाल सकेंगे। बिहार में ई-वोटिंग को 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें पहला है ई-वोटिंग SECBHR। इसे सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक अन्य ऐप भी है। ई-वोटिंग के लाभ: जिन लोगों को वोट देने जाने में कठिनाई होती थी, अब उनका भी अधिकार सुरक्षित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस प्रणाली का उद्देश्य उन मतदाताओं को सक्षम बनाना है जो पारंपरिक मतदान में शामिल नहीं हो पाते हैं, जैसे प्रवासी श्रमिक, दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रूप से बीमार लोग। अब उन्हें मतदान केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ेंगे और लोकतंत्र को और समावेशी और सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा लगभग $200 मिलियन का अनुबंध किस कंपनी को दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है OpenAI। अमेरिकी रक्षा विभाग ने लगभग $200 मिलियन का अनुबंध OpenAI कंपनी को दे दिया है। OpenAI कंपनी, जो ChatGPT की निर्माता कंपनी है, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए उन्नत AI उपकरणों का विकास करना। यह अनुबंध ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका रक्षा AI वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए निवेश बढ़ा रहा है। 16 जून 2025 में पेंटागन द्वारा इस सौदे की घोषणा की गई और इस परियोजना के जुलाई 2026 तक पूरा होने की संभावना है। यह परियोजना मुख्य रूप से वाशिंगटन DC के आसपास संचालित की जाएगी। डिफेंस साइबर एजेंसी ने 12 दिवसीय बहुचरणीय साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है। इसका करेक्ट आंसर है साइबर सुरक्षा। डिफेंस साइबर एजेंसी ने साइबर सुरक्षा नामक 12 दिवसीय बहुचरणीय साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है। यह 16 जून से 27 जून 2025 तक चलेगा। इसमें रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य है वास्तविक साइबर खतरों का अनुकरण कर साइबर सुरक्षा, लचीलापन और रणनीतिक निर्णय क्षमता का प्रशिक्षण देना। यह अभ्यास इसके पैमाने, नेतृत्व की भागीदारी और यथार्थवादी साइबर सिमुलेशन के कारण चर्चा में है। यह अभ्यास भारत की साइबर सुरक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है। यह अभियान ये दर्शाता है जैसे जैसे साइबर खतरों की जटिलता बढ़ रही है, भारत की सशस्त्र सेनाएं इसे निपटने के लिए तकनीकी रूप से तैयार और सामरिक रूप से प्रशिक्षित भी हैं। ICC द्वारा 2027 से 29 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में छोटे देशों को कितने दिवसीय टेस्ट खेलने की अनुमति दी जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है 4 दिवसीय। ICC ने 2027 से 29 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में छोटे देशों को 4 दिवसीय टेस्ट खेलने की अनुमति दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC टेस्ट क्रिकेट में इन बड़े बदलावों की योजना बना रही है।
इस कदम का यह उद्देश्य है कि छोटी टीमों को अधिक टेस्ट मैच खेलने और लंबी टेस्ट सीरीज़ की मेज़बानी करने के लिए सक्षम बनाना। हालांकि इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित श्रृंखलाएं 5 दिवसीय टेस्ट के रूप में ही जारी रहेंगी। 2025 से 27 WTC चक्र यानी श्रृंखला बनाम बांग्लादेश शुरू किया जाएगा, जो 5 दिवसीय प्रारूप में ही होगा। 4 दिवसीय टेस्ट की मंजूरी पहली बार 2017 में द्विपक्षीय टेस्ट के रूप में दी गई थी। 4 दिवसीय टेस्ट ही क्यों? 5 दिवसीय टेस्ट की मेज़बानी छोटे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए महंगी होती है। ऐसे में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को 3 सप्ताह से भी कम में समेटा जा सकता है। छोटा प्रारूप प्रसारकों और दर्शकों को अधिक आकर्षित कर सकता है। 4 दिवसीय टेस्ट की प्रमुख विशेषताएं: प्रतिदिन 98 ओवर खेलने का लक्ष्य रहेगा। दिन का खेल थोड़ा लंबा चलेगा ताकि कम दिन में ही भरपाई हो सके। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में भी अधिक लचीला बनाएगा। जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान जैसे छोटे देशों को इससे बहुत लाभ पहुंचेगा और टेस्ट मैचों की आवृत्ति भी बढ़ेगी और रैंकिंग में नीचे की टीमों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी मिल सकेगा। हाल ही में ईरान-इजरायल संघर्ष के दौरान ईरान ने किस नाम से सैन्य अभियान की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान-इजरायल संघर्ष के दौरान हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम से एक सैन्य अभियान शुरू किया है। यह अभियान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा संचालित किया जा रहा है और साथ ही यह अभियान ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों, साथ ही ईरान की उच्च रैंक के सैन्य अधिकारियों पर इजरायली हमलों के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। इसमें AI आधारित मिसाइल प्रणाली और डिकॉय सिचुएशन जैसे नए रणनीतिक हथियारों का प्रयोग किया गया है और यह अभियान सैन्य संघर्ष में नई मिसाइल रणनीतियों की शुरुआत करता है, जिससे वैश्विक रक्षा प्रणालियों पर गहरा प्रभाव हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर है 2026। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जो वैश्विक कृषि में महिलाओं की अहम भूमिका को पहचानने और उसे मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस घोषणा का उद्देश्य है विकासशील देशों में भूमि अधिकार, तकनीक, बाजार पहुंच और कृषि नीतियों में मौजूद लैंगिक असमानता को उजागर करना और इन्हें दूर करने के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। यह भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां लगभग 80% आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि में लगी हैं, लेकिन केवल 8.3% महिलाएं भूमि की मालिक हैं। वैश्विक कृषि में महिलाएं वैश्विक खाद्य उत्पादन में लगभग 50% का योगदान देती रही हैं। वहीं विकासशील देशों में महिलाएं 60 से 80% खाद्य उत्पादन करती हैं।